ममता बनर्जी को राहुल गांधी अभी तक क्यों नहीं पहुंचे? उनके कोई अरविंद केजरीवाल क्यों नहीं है? शरद पवार क्यों नहीं पहुंचे? इसमें सबसे पहले कदम उठाया, या यूं कहो कि हिम्मत दिखाई, या यूं कहो कि रिश्ता निभाया अखिलेश यादव ने। अखिलेश यादव को है ममता बनर्जी के हारने की उतना ही खुशी कांग्रेस को है ममता बनर्जी के हारने की। कि राहुल गांधी ममता बनर्जी का सामना करेंगे कैसे? एक तरफ अखिलेश होंगे, एक तरफ ममता बनर्जी होंगी। अखिलेश ममता बनर्जी का हाथ पकड़ के ऐसे मंच पे खड़े होंगे, तो फिर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में अगर बीजेपी ने ऑपरेशन लोटस चलाया तो क्या गलत किया? तो फिर मुझे बताइए कि अखिलेश यादव किस तरीके से ममता और राहुल को एक साथ खड़ा कर पाए। ममता बनर्जी कहती हैं कि हम हो राजकुमार, नीतीश कहते हैं कि अरे हम तो राजकुमार है ही हैं, राहुल गांधी कहते हैं हम तो पैदाइशी राजकुमार यार, अखिलेश यादव कहते हैं अरे क्या बात कर रहे हैं, हम हो राजकुमार। तो अखिलेश यादव ने गुजरात के गधों पर बयान दे दिया, जनता ने उसको मोदी से जोड़ दिया। आपके साथ मुलायम सिंह यादव है, आपके साथ साइकिल है, इस प्रदेश का कंसोलिडेटेड मुस्लिम है, 7% यादव है। प्रेस करना, ट्वीट करना, यही अखिलेश यादव का रहा है। हाँ, तो ओम प्रकाश राजभर का क्या है? जहां सत्ता मिलती है तो कभी समाजवादी पार्टी के साथ खड़े होते हैं, तो कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े होते हैं, कभी मुख्तार अंसारी के साथ खड़े होते हैं। बंगाल में पिछले 72 घंटे काफी गहमा गहमी के रहे। एक तो ममता बनर्जी का सत्ता से बाहर चले जाना, और उसके बाद सुवेंदु अधिकारी के पीए की हत्या हो जाना, और इस बीच अखिलेश यादव उड़ते हुए पहुंच गए ममता दीदी के पास, आशीर्वाद लिया, और ऐसे में अखिलेश का वहां जाना, यह गहमा गहमी क्या यूपी के चुनाव को कुछ प्रभावित करने वाला है या क्या होने वाला है? मनोज जी देखिए, जिस तरीके से अखिलेश यादव ममता बनर्जी से शुरू से जुड़े हुए हैं, शुरू से मतलब एक लॉन्ग पीरियड, वो हमेशा ममता बनर्जी के बड़े पैरोकार रहे हैं, और ममता बनर्जी भी अखिलेश यादव की बड़ी पैरोकार रही है। ऐसे में जब वो 15 साल की सत्ता के बाद बंगाल से बाहर हो गई हैं, अखिलेश यादव का वहां पर जाना बनता है, क्योंकि जरूरत है इस बात की कि वहां पर कोई खड़ा हो। इसमें सबसे पहले कदम उठाया, या यूं कहो कि हिम्मत दिखाई, या यूं कहो कि रिश्ता निभाया अखिलेश यादव ने। जाकर दरवाजा खुला, ममता बनर्जी सामने आई, उन्होंने उनको एक दुशाला उड़ाई, और उसके बाद गए और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी की आंखों में खटकती हैं ममता बनर्जी। ममता बनर्जी को उन्होंने इस बार आधी आबादी की संज्ञा दी। आधी आबादी मतलब महिला। तो उन्होंने इस आधार पर यह बताने की कोशिश की कि एक महिला के साथ क्या क्या हुआ बंगाल में, क्योंकि वो एक महिला आंखों में खटक रही भारतीय जनता पार्टी की। ये तो हो गई एक कठिन समय में मुलाकात। लेकिन आपका सवाल है, क्या उत्तर प्रदेश का जो सियासी मैदान सजने जा रहा है, यहां जो चुनाव होने वाला है, क्या इसकी भी तैयारी है? हाँ, तो तैयारी है। हाँ, तो तैयारी है। ममता बनर्जी को राहुल गांधी अभी तक क्यों नहीं पहुंचे उनके पास? ममता बनर्जी के पास कोई अरविंद केजरीवाल क्यों नहीं गए? कोई शरद पवार क्यों नहीं पहुंचे? शिवसेना से उद्धव ठाकरे क्यों नहीं पहुंचे? आखिर ये इंडिया गठबंधन के जो फेस थे, ये जो फेस है, क्यों नहीं पहुंचे? वो क्यों नहीं पहुंचे? जो पटना के गांधी मैदान में आज से 2-3 साल, 4 साल पहले, 3 साल पहले इकट्ठा हुए थे, एक समग्र विपक्ष के तौर पर इंडिया गठबंधन जो बना हुआ था, उसमें याद कीजिएगा नीतीश कुमार भी शामिल होने जा रहे थे। लेकिन नीतीश कुमार की राजनीति हमेशा पैंतरेबाज राजनीति मानी गई है। यह बात सही है कि भ्रष्टाचार, परिवारवाद, उन सब चीजों से नीतीश कुमार बेदाग है। लेकिन नीतीश कुमार का सबसे ज्यादा विरोध अगर किसी ने किया था तो ममता बनर्जी ने किया था। वजह यह है कि उस समय राहुल गांधी की छवि को लेकर विपक्ष जो था वो इतना कॉन्फिडेंट नहीं था कि राहुल गांधी उस पूरे इंडी गठबंधन में प्रधानमंत्री का चेहरा बना दिया जाए।
तो उस चेहरा बनाने के लिए दो नाम सामने आते थे, एक ममता बनर्जी का, दूसरा नीतीश कुमार का। ममता बनर्जी ने ही नीतीश कुमार का विरोध कर दिया, लेकिन अब खुद ममता बनर्जी की जो मजबूती थी वो मजबूरी में तब्दील हो चुकी है। 15 साल के बाद सत्ता बाहर हो चुकी है। लिहाजा अखिलेश यादव इन सब को जोड़ने की अब कड़ी बनने जा रहे हैं। उसका पहला कदम है आज ममता बनर्जी से उनकी मुलाकात। मुझे एक चीज बस नहीं समझ में आ रही है कि अब जब ये इंडिया गठबंधन फिर बनेगा तो इन्होंने कभी रीजनल इलेक्शंस को लेकर गठबंधन नहीं बनाया है। तो क्या उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होने जा रहा है 2027 में, क्या पहले रीजनल इलेक्शन में इंडिया गठबंधन एक होकर आएगा? और अगर आता भी है तो इसमें एक रोल मुझे कांग्रेस का तो समझ में आता है, लेकिन ममता बनर्जी कितना उसमें उस हवन में समिधा डाल पाएंगी, उस हवन में सामग्री या समिधा डाल पाएंगी, इस पर मुझे थोड़ा शक है। एक कैंडिडेट लोकसभा में ममता बनर्जी ने अखिलेश जी ने लड़ाया था, ठीक है, हार भी हुई, ठीक है, ललितेश पति त्रिपाठी की, ठीक है, कैंडिडेट था वो, बिल्कुल मैं मानता हूं ये बात, लेकिन मैं उसकी बात कर रहा हूं, एक पावर की बात जी। कि ममता बनर्जी उसमें कितनी, मतलब उनकी संविधा से इस आग कितनी प्रज्वलित हवन की आग कितनी अग्नि कितनी प्रज्वलित होगी। कांग्रेस प्रज्वलित कर सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चूंकि पुराना संगठन है और दिल्ली से सटा हुआ संगठन है, लिहाजा अरविंद केजरीवाल भी कुछ कर सकते हैं, आम आदमी पार्टी भी कर सकती है, क्योंकि थोड़ा बहुत काडर तो अभी भी आम आदमी पार्टी का यहां काम कर रहा है। तो एक सवाल हो गया ये। दूसरा सवाल ये कि राहुल गांधी ममता बनर्जी का सामना करेंगे कैसे? एक तरफ अखिलेश होंगे, एक तरफ ममता बनर्जी होंगी। अखिलेश ममता बनर्जी का हाथ पकड़ के ऐसे मंच पे खड़े होंगे, लेकिन राहुल गांधी कैसे सामना करेंगे ममता बनर्जी का? क्योंकि अभी तो उन्होंने कहा है कि ममता बनर्जी, पहले ही चरण में कह दिया था कि ममता बनर्जी ने बंगाल में ध्रुवीकरण की राजनीति की है। अब जब ममता बनर्जी के लिए वो ध्रुवीकरण का बयान देते हैं तो वो ध्रुवीकरण ममता बनर्जी के मुस्लिम प्रिय होने का है, मुस्लिम प्रिय होने का है। यानी राहुल गांधी ने यहां अपने आप को एक तरफ फंसाया भी है और एक तरफ बचाया भी है। तुष्टीकरण कह के मुझे लगता है हल्का सा मुसलमान वोटरों को लेकर उन्होंने हल्की सी चिकोटी काट दी। और एक बात और आपको बता दूं, और हिंदुओं को लेकर सहलाने की कोशिश भी की है। और अब बताइए। अब कारण इसका ये है कि जब बंगाल इलेक्शन में राहुल गांधी गए तो उनके हेलीकॉप्टर को नहीं उतरने दिया गया, हेलीकॉप्टर की जगह खोद डाली गई, उनकी सभाओं में हेलीपैड खोदा गया, उनकी सभाओं में विघ्न बाधा डालने की कोशिश की गई। राहुल गांधी ने कहा कि इतना अति ध्रुवीकरण जो आप कर रही हो उसका खामियाजा भुगतना पड़ा है। और मैं आपको ऑफ द रिकॉर्ड बताऊं कि दिल्ली से लेकर लखनऊ तक जितने भी कांग्रेसी नेता हैं, मैंने उनसे बात की, बड़े लेवल पे बात की है, उनके फोन आए, मैंने फोन किए, और ये जानने के लिए कि जब ममता बनर्जी चुनाव हारी हैं तो कांग्रेस का क्या रुख है। कांग्रेस बेहद खुश है, उतना ही खुश है जितना भारतीय जनता पार्टी खुश है। उसे इस बात का एहसास है कि जो ममता टूट कर उनसे गई थी, सोनिया गांधी को नखड़े दिखाकर वहां से निकल गई थी और एक तृणमूल कांग्रेस का गठन किया था और कांग्रेस पार्टी के ऑफिसेज पर कब्जा कर लिया था दबाव बनाकर। आपने कई तस्वीरों को देखा होगा कि कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता तृणमूल कांग्रेस के दफ्तरों पर कब्जा कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमारा दफ्तर रहा है और इस पर टीएमसी ने कब्जा कर लिया है। ये कटुता कांग्रेस और टीएमसी में है वहां पर। और आपने देखा कि राहुल गांधी का बयान भी वैसे ही होगा। हारने के बाद भी राहुल गांधी का कोई इस तरह से आपने बाइट और वो सब चीजें सुनी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ जितना दर्द अखिलेश यादव को है ममता बनर्जी के हारने की, उतना ही खुशी कांग्रेस को है ममता बनर्जी के हारने की। मुझे कांग्रेस का एक कदम और नहीं समझ में आया, जिसको बोलते हैं भरोसा, कि तमिलनाडु में कांग्रेस ने क्या किया। विजय तलपति के साथ वो जा रहे हैं और अभी तक वो डीएमके के साथ थे। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि
कैसे इतने पुराने साथी को अचानक इस बेला पर, जबकि सरकार बनाने और ना बनाने 2 4 5 सीटों का 19-20 बचा हुआ है, वो विजय तलपति के साथ खड़े हो गए। डीएमके तो अवाक हो गई है। तो कांग्रेस क्या बहुत ब्रूटल पॉलिटिक्स कर रही है, वैसे ही जैसे भाजपा करती है। महाराष्ट्र पहुंची तो फिर महाराष्ट्र को जोड़ तोड़ देखिए, कर राहुल गांधी जिस तरीके से विपक्ष की भूमिका निभाते हुए, विपक्ष के नेता की भूमिका निभाते हुए और बड़े ही दुस्साहस के साथ बहुत रिजिड होकर और बहुत ब्रूटल राजनीति कर रहे हैं नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आर पार की लड़ाई कर रहे हैं। उनका ये मानना है कि जब तक ये क्षेत्रीय पार्टियां खत्म नहीं होंगी तब तक नेशनल पार्टी के तौर पर कांग्रेस का उभार नहीं होगा। तो फिर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में अगर बीजेपी ने ऑपरेशन लोटस चलाया तो क्या गलत किया? हाँ, तो गलत तो फिर सियासी मॉरल जिसको कहते हैं वो कहा गया। या तो कांग्रेस मानती कि ये कट थ्रोट पॉलिटिक्स है, इस पॉलिटिक्स में बीजेपी सत्ता चाहती है, वो सत्ता चाहने के लिए पंजाब कोटे से बने 7 सांसद आम आदमी पार्टी के तोड़ लेती है तो फिर ये पॉलिटिक्स है। आप भी तो विजय तलापति के साथ खड़े हो गए जाके, क्योंकि आज उसकी 107 सीटें आ गई हैं। तो कांग्रेस का ये रवैया इस पूरे चुनाव में मुझे दिखाई दिया कि ममता को भाजपा तो निशाना बनाएगी, लेकिन राहुल गांधी ने बहुत मुखर होकर निशाना बनाया। इसका कारण है, हमें समझ गया, मैं आपका कारण समझ कारण गया। यह है कि जब राहुल गांधी समग्र विपक्ष के नेता बनने जा रहे थे तो ममता बनर्जी ने अड़ंगा किया, बहुत बड़ा अड़ंगा किया। हो गया। आपकी बात हो गई। तो फिर मुझे बताइए कि अखिलेश यादव किस तरीके से ममता और राहुल को एक साथ खड़ा कर पाएंगे? यही तो अखिलेश यादव की खूबसूरती है। कल भी आपने कहा था और आज भी अखिलेश यादव का बिगाड़ किसी से है ही नहीं। हाँ, ये बात तो मैंने और कही। तभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में खड़ा होते हैं और इसी सत्र में कहते हैं कि अखिलेश जी तो हमारे मित्र हैं, कभी कभी मित्रता निभा देते हैं। हाँ, अखिलेश जी भी हाथ ऐसे जोड़ते हैं। हाँ, ठीक तो बात। अखिलेश जी ने मुलायम सिंह यादव नेताजी के उस कैरेक्टर को पाया है कि वो बहुत कटुतापूर्ण राजनीति नहीं करते। हाँ, वो अंबानी की शादी में भी जाते हैं। हाँ, बिल्कुल। अंबानी की शादी में अंबानी खुद कार्ड लेकर पहुंचे थे राहुल गांधी और परिवार के साथ, लेकिन राहुल गांधी नहीं गए। लेकिन सपरिवार अपनी बेटी, अपनी पत्नी के साथ अखिलेश यादव गए। अखिलेश यादव से मिलने अडानी भी आते हैं, जिस अडानी को लेकर पूरा विपक्ष हाहाकार मचाता है। तो अखिलेश यादव उस तरह की पॉलिटिक्स नहीं करते हैं। वो नेताजी के पुत्र हैं। मुलायम सिंह की जो पॉलिटिक्स है वो एक राजनैतिक कटुता की पॉलिटिक्स नहीं थी। मैं आपकी बात पूरी तरीके से समझ रहा हूं। ये बात कही ही हम कल थी। हाँ। कि अखिलेश यादव ने ना अरविंद केजरीवाल के लिए कुछ कहा, ना ममता बनर्जी के लिए कहा, ना राहुल गांधी के लिए, किसी के लिए कुछ नहीं कहते हैं। मैं मान गया कि अखिलेश यादव की ये खूबसूरती है कि वो सबसे बना के चल रहे हैं। और एक बात, उन्होंने मायावती को भी बनाया। आज गठबंधन नहीं है, लेकिन लगता था कि दक्षिण ध्रुव और उत्तर ध्रुव कभी हो ही नहीं सकते, लेकिन मायावती के साथ उन्होंने बनाकर गठबंधन में चुनाव लड़ा। मैं राहुल गांधी के बाबत सवाल पूछ रहा था, या मेरा जो कहना था कि राहुल गांधी कैसे ममता के साथ मंच शेयर करेंगे, जबकि उस मंच को बनाने वाले अखिलेश यादव होंगे। ये मेरा कहने का मंच पे नहीं आएंगे, समग्र संयुक्त विपक्ष की बैठक ही नहीं होगी। राहुल गांधी को भी पता है कि ममता के आने से यहां कुछ होना तो है नहीं। जो ममता वहां 15 साल में रह के हार गई भारतीय जनता पार्टी से, तो ये भारतीय जनता पार्टी का फैंटा लैंड है। हाँ, तो इस फैंटा लैंड में आके और एक प्रयोग 2024 के इलेक्शंस में हो भी गया है। ममता बनर्जी के बैनर तले लड़ा हुआ प्रत्याशी चुनाव हार गया। जबकि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन है उसमें पार्टी बढ़त की स्थिति में रही। और लोग कहते भी हैं कि अगर ललितेश पति त्रिपाठी साइकिल चुनाव चिन्ह से लड़ा होता भदोही से तो वो आज सांसद होता। केवल ममता बनर्जी की पार्टी से लड़ने की वजह से तो ममता बनर्जी का कोई स्टेक यहां नहीं है।
ये अखिलेश यादव चूंकि भारत की तीसरी सबसे बड़े पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अपने कैनवास को बढ़ाने के लिए कभी वो केसीआर से मिलते हैं, कभी वो चौटाला परिवार से मिलते हैं, कभी वो शिंदे के यहाँ जाते हैं, कभी ठाकरे परिवार से मिलते हैं, कभी ममता बनर्जी से मिलते हैं, कभी नवीन पटनायक से मिलते हैं। ये अखिलेश यादव की एक पॉलिटिक्स है। जब वो लखनऊ से उड़कर जाते हैं तो भारत की लिखित पढ़त में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सांसद उनके हैं। तो ऐसे में अखिलेश यादव अपने कैनवास को बड़ा करते हैं और दिखाते हैं कि मैं युवा हूं और मैं भविष्य हूं। नीतीश कुमार उम्र विपक्ष के नेता के तौर पर, ममता बनर्जी की उम्र और प्लस हार जो कमर तोड़ देने वाली हार है, और अखिलेश यादव 37 सांसदों के साथ इसी 24 में भारतीय जनता पार्टी और उनके लोगों को धूल चटा चुके हैं। तो एक सोवर चेहरे के तौर पर, एक मॉडरेट चेहरे के तौर पर, एक पढ़े लिखे चेहरे के तौर पर अखिलेश यादव के पास एक फ्यूचर है विपक्ष का नेतृत्व करने की। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे मैं मानता हूं कि क्रिकेट में जी, अगर भारत और पाकिस्तान का मैच चल रहा हो तो उससे ज्यादा सेंसेक्स कभी ऊपर नहीं जाता। नहीं, ठीक है। यही ऑस्ट्रेलिया से हो तो हमें लगता है कि हम जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, एक शक आ जाता है। लेकिन जब पाकिस्तान से मैच होता है तो युद्ध होता है। जरा सोचिए, यही टीम एक वर्ल्ड कप खत्म होने के बाद तुरंत आईपीएल खेलना शुरू करती है। बहुत ध्यान से समझिएगा मेरी बात। और जब आईपीएल खेल रही होती है तो एक तरफ महेंद्र सिंह धोनी होते हैं, दूसरी तरफ विराट कोहली होते हैं। वही देश का दर्शक अब दो टीमों में बट गया होता है। लेकिन मुझे बताइए, क्या वो शिद्दत धोनी के खिलाफ कोहली की रहती है या कोहली के खिलाफ धोनी की रहती है? नहीं रहती। मैं ये कह रहा हूं कि इंडिया गठबंधन आईपीएल की तरह है। ये जब वर्ल्ड कप खेलते हैं, ये जब नेशनल इलेक्शन पे आते हैं तो ये इंडिया की टीम बन जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी की टीम को मतलब एक भारत पाकिस्तान वाला जैसा स्थिति हो जाती है। लेकिन रीजनल में आते ये आईपीएल की तरह हो जाते हैं और एक दूसरे के खिलाफ या तो छक्के चौके मारना या यॉर्कर मारना। इसका एक मैं आपको बहुत पुराना ऐसे ये विपक्ष कैसे रीजनल इलेक्शन में इकट्ठा हो? आज से नहीं। जब कांग्रेस बहुत मजबूत पार्टी थी और कांग्रेस हराओ का नारा था एक जमाने में, तो ये सारी भाजपा, ये जनसंघ, ये सपा, ये आरएलडी, ये लोकदल, ये बीकेडी, जितनी होती थी उस जमाने की पार्टियां, वो सभी कांग्रेस हराओ के नारे के तहत इकट्ठा होती थी। लेकिन वो बिखर जाती थी, वो भी बिखरी। जो कांग्रेस हराओ, इंदिरा जी और सबको हराओ, फिर 89 में बीपी सिंह के नेतृत्व में भी जो चीजें हुई उसमें भी भाजपा शामिल हुई। भारतीय जनता पार्टी अब इस वक्त चरम पर है और ऐसे में अब भाजपा हराओ भाजपा हटाओ के नारे लग रहे हैं। फिर उसी तरह से विपक्षी एकता आपको देखने को मिलेगी, फिर बिखराव दिखेगा। इसकी एक कहावत है, उस जमाने में एक कहावत है, मेरे पिताजी कहते थे, 89 में जब बीपी सिंह वाला इकट्ठा हुआ और सब बिखर गए तो 77 में भी बिखर चुके थे। तो हमारे पिताजी कहते थे कि यहां ऐसा है ना कि एगो कहावत है, कहावत ही है कि सजनी हमहू राजकुमार, यहां कोई कार्यकर्ता नहीं है, यहां कोई सबऑर्डिनेट नहीं है, यहां सब कोई अध्यक्ष है, सब कोई प्रधानमंत्री का दावेदार है, सब कोई विपक्ष की एकता के नेतृत्व को करने का दमखम रखता है, ऐसा वो सपना पालता है। तो कहता है कि देखो देखो, अरे क्या बात करो सजनी हमहू राजकुमार, हम भी राजकुमार हैं। ममता बनर्जी कहती हैं कि हमहू राजकुमार, नीतीश कहते हैं कि अरे हम तो राजकुमार ही हैं, राहुल गांधी कहते हैं हम तो पैदाइशी राजकुमार यार, ठीक बात, हम तुम्हारे कैसे मान ले? ठीक बात है। ठीक। अखिलेश यादव कहते हैं अरे क्या बात कर रहे हैं, इतने बड़े सूबे के हम सीएम रहे, हमारे पप्पा हमारे पिताजी 3 बार सीएम रहे, भारत की तीसरी बड़ी पार्टी के हम जो है अध्यक्ष हैं, 37 सांसदों के हैं, हमहू राजकुमार, हमहू राजकुमार। हाँ, अरविंद केजरीवाल कहते हैं क्या बात करते, तुम लोग तो बुद्धिहीन हो। मैं इनकम टैक्स कमिश्नर रहा, मैं IRS UPSC पास किया, 6 महीने के अंदर भारत में पार्टी बनाकर हमहू राजकुमार।
पार्टी बनाकर भाजपा को हरा दिया मैंने। अरे तुम क्या बताओगे, हम हूं राज। ये वैसे ही है कि जैसे एक समय आया कि जब प्रधानमंत्री चुनना शुरू हुआ, हाँ तो मुलायम सिंह का नाम बड़ी तेजी से ऊपर आया। हाँ मुलायम सिंह यादव, हाँ यहां मैं पहली बार यादव लगा रहा हूं, मुलायम सिंह यादव। लेकिन सबसे बड़ा विरोध किसने किया? लालू यादव और शरद यादव ने। शरद यादव और लालू यादव ने सबसे ज्यादा विरोध कर डाला। और उसमें निकला कौन प्रधानमंत्री बन के? एक निर्विवाद चेहरे को निकालने की कोशिश गई, ऐसे हर मौके पे, जिसमें कभी कोई इंद्र कुमार गुजराल आ गए, देवगौड़ा आ गए। कभी हरदन हल्ली डेड्डे गौड़ा देवे गौड़ा आ गए, कभी विश्वनाथ प्रताप सिंह आ गए। तो इसकी यही रणनीति है, यही ये जो विपक्ष है ना, कभी कांग्रेस हराओ और कभी भाजपा हराओ। जब ये बैठते हैं और पॉकेट में बैठते हैं ना, तो आप आईपीएल की बात कर रहे हैं, ये सजनी हमहू राजकुमार। मुझे लगता है और शरद पवार को तो भूल ही गए, बोले यार क्या बात कर रहे हो, हम इंदिरा जी के जमाने के नेता, हम तो राजकुमार क्या, हम तो राजा ही पैदा है, राजा हैं? और बहुत बहुत मथे हुए, तो गड़े हुए। तो ये सब राजकुमार इकट्ठा होते हैं। लालू यादव कहते मैं इसको दूसरी भाषा में लालू यादव कहते हैं, दूर तुम कब बताओगे बे, हैं? तुम्हें कुछ ना तो बुर्बक, हम हूं राजकुमार, हमारा नहीं तो हमारा लइकवा राजकुमार। हाँ, मैं इसको पत्रकारों की भाषा में समझाता हूं। मैंने करियर अपना दैनिक जागरण से शुरू किया। वहां के मालिक भी थे और संपादक भी थे श्री नरेंद्र मोहन जी। मैं आज भी उस संस्थान और उनका बड़ा सम्मान करता हूं कि मैंने पहला अक्षर वहीं और पहली रोटी वहीं पे। तो एडिटोरियल में उनका एक फार्मूला था कि एडिटोरियल में अगर 10 लोगों की जगह खाली है, तो वो आदमी बेवकूफ होगा जो अपने एडिटोरियल को बहुत अच्छा बनाने के लिए 10 घोड़े भर्ती करेगा। क्योंकि हर घोड़ा जानता है कि उसके अंदर हॉर्स पावर है, और सब हिनहिनाएंगे आपस में, हिनहिनाएंगे, हमारे अंदर हॉर्स पावर ज्यादा, हमारे अंदर हॉर्स पावर ज्यादा, आपकी पॉलिटिकल भाषा में कि हम हूं राजकुमार। इसलिए उनका कहना था कि 10 में 4 ही घोड़े होने चाहिए, बाकी गधे होने चाहिए। ताकि जो घोड़े हैं वो डिसीजन मेकर हो और गधे उस डिसीजन पर इंप्लीमेंट करने वाले काम करने को। गधा मेहनत का परिचायक है। मैं गधे की बुराई नहीं कर रहा। नहीं, बुराई करिएगा भी मत। नहीं, गधे से ज्यादा मेहनत, आप तो वैसे भी पशु प्रेमी हैं। गधे से ज्यादा मेहनत कश कोई है ही नहीं, कोई है ही नहीं। जी। उसका जो शंकर वर्ण है वो भी खच्चर में पहाड़ चढ़ जाता है, जो उसका शंकर वर्ण है। घोड़ा तो वेग का माध्यम है, ठीक है। तो वो मैं पत्रकारिता की भाषा में इसीलिए आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये उनका एक फॉर्मूला था। मुझे लगता है कि जब भी विपक्ष एक हुआ, उसके खिलाफ हुआ जिसकी पूरे देश में सत्ता थी। तो चाहे वो इंदिरा गांधी रही हो या आज नरेंद्र मोदी हो, उस पूरी सत्ता के खिलाफ एक फ्रंट, एक मोर्चा बनना शुरू होता है। इसको बहुत ही भदेश शब्दों में कहे कि जब जो बहुत परम वैभवशाली, परम पराक्रमी हो गया, सुमेध योग्य का घोड़ा जिसका होगा, जब अकेले ना कोई उखाड़ पा रहा हो तो सब मिल के उखाड़ने आते हैं। हाँ भाई, घर आलीशान जिसका होगा, नजर बट्टू उसी के घर पे तो लगेगा। नजर बट्टू उसी के घर पे तो लगेगा। वीरेश पांडे अपना चैनल चलाएंगे, मनोज राजन त्रिपाठी वहां बैठ के कुछ बोलेंगे, और अगर रोज उसकी मिलियंस में व्यू आएंगे, तो बाकी और जो लोग बना के खोले बैठे हैं या जो कुछ कर रहे हैं, वो कहेंगे ना, तो नजर बट्टू तो हमको और आपको लगाना पड़ेगा। लेकिन ये जनता तय करेगी कि उस विपक्ष के उस कॉम्बिनेशन को वो कितना पसंद करना चाहती है और कितना नापसंद करना चाहती है। एक बात बहुत अच्छे से स्वीकार करनी पड़ेगी और ईमानदारी से स्वीकार करनी पड़ेगी कि वोटर जिस प्रकार से चल रहा है, वो वोटर भाजपा को वोट दे रहा है। भाजपा 3-3 साल से किसी चुनाव की तैयारी करती है और वोटर उसका ऑटोमेटेड है कि हमको निकलना है घर से और वोट देना है। इस पूरे समीकरण को
जोड़ गुणा घटाना भाग क्या करके कैसे मैनेज करना है, ये सबसे बड़ी रणनीति होनी चाहिए विपक्ष में। चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो ममता बनर्जी हो, शरद पवार हो, कोई भी हो, उनको ये समझना पड़ेगा कि भाजपा का ये पॉलिटिकल मैप बन कैसे रहा है। देखिए, ईवीएम को दोष दे देना ये आराम का काम है। मेरा मानना है कि अगर ममता बनर्जी चुनाव हार रही थी, मैं नेताओं की बात कर रहा हूं, तो समीक्षा करने वालों को ये पहले देख लेना चाहिए कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज के रेप और हत्या के मामले का क्या हम ममता बनर्जी को डिस्काउंट दे रहे थे कि इसका माइनस पॉइंट पहुंचेगा? क्या संदेश खाली की घटना को हम ममता बनर्जी को डिस्काउंट दे रहे थे? क्या लगातार वहां जो लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता या सपोर्टर मारे गए, क्या इसका डिस्काउंट हम ममता बनर्जी को दे रहे थे? अगर हम उस वक्त नहीं दे रहे थे, इसका मतलब हम प्रीजुडिस हैं, पूर्वाग्रह ग्रसित हैं। हम देखना चाहते हैं कि वहां ममता बनर्जी जीतेंगी। जब हम देखना चाहते हैं तो हमारा आकलन क्षीण हो जाता है। जब हमने तय कर लिया कि हम यहां ममता बनर्जी को देखना चाहते हैं तो हमारा आकलन क्षीण हो जाता है। हम आकलन नहीं कर पाते हैं कि यार ये फैक्ट। तो जिस आदमी ने 4 तारीख के पहले ये बात कही होगी कि ये चीजें ममता के माइनस में है, वो आदमी श्रेष्ठ था, वो नेता श्रेष्ठ था। तो अखिलेश यादव जो ममता बनर्जी से मिलने गए हैं, इसका यूपी में क्या इंपैक्ट होने जा रहा है? क्या सीख के आएंगे? कौन सा दांव सीख के आएंगे? क्योंकि चरखा दांव तो उनके पिताजी ने सिखा के दिया ही है उनको। ममता बनर्जी को मिलने जाना ये उनकी एक अपनी रिश्तों को निभाने वाली एक मॉरल है, उसके जरिए वो निभा रहे हैं। दूसरी बात, ममता बनर्जी को वो एक महिला फेस के तौर पर ला सकते हैं, ठीक है? और यूं कहे तो जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की आंखों में खटकती है ममता बनर्जी, तो वो ममता बनर्जी को भारतीय जनता पार्टी द्वारा पीड़ित महिला दिखा के उत्तर प्रदेश में उनके साथ गठबंधन कर सकते हैं। गठबंधन से मेरा मतलब है उनके संग घुमा सकते हैं, अपने साथ जोड़ सकते हैं, उनको घुमा सकते हैं। तो ममता बनर्जी से वो यही ही लाभ उठाएंगे, यही रिश्ता निभाएंगे और एक कोशिश ये करेंगे कि कोई हारा हो कोई जीता हो, हम साथ निभाएंगे, हम साथ रहेंगे। तो बस इतने से काम चल जाएगा अखिलेश जी का यूपी में 27? नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगा। इतने तो भाजपा है ये। इतने से कहाँ काम चलेगा? इतने से कहाँ काम चलेगा? आज जैसे बंगाल गए हैं, वैसे मुझे लगता है कि अब देयर इज नो टाइम टू वेस्ट। ऐसे उनको जाकर ताबड़तोड़ उत्तर प्रदेश में घूमना पड़ेगा, ताबड़तोड़ घूमना पड़ेगा। नेता निकालने होंगे, पब्लिक को अपनी तरफ करना होगा। आपको लगता है कि मुसलमान कंसोलिडेट है, तो इस मुसलमान वोटर के कंसोलिडेशन को देखते हुए आप उस तरफ से कौन कौन सा हिंदू वोटर ला रहे हैं, तो वो पीडीए के आधार पर आपको तय करना पड़ेगा कि इस विधानसभा का जो समीकरण है, यहां ब्राह्मण जीत सकता है। अब सुनिए, तो वो ब्राह्मण का उनको टिकट देना पड़ेगा। अब ये तो हो गई बात पुरानी, ये तो बंगाल चुनाव से पहले की बातें थी। उन्होंने कहा कि भाई मेरे पास पैसा नहीं है, अखिलेश यादव जी ने कहा पैसा नहीं है आईपैक को लेके, मैं आईपैक जैसी संस्था को नहीं रख पाऊंगा जिन्होंने ममता बनर्जी स्टालिन को चुनाव लड़ाया। अब हम ना कर पाएंगे, अनुबंध तोड़ दिया। तो जब पैसा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी जैसे दर्जन भर नेता नहीं है, ठीक, साधन नहीं है, संसाधन नहीं है, ना नेशनल लेवल के उतने बड़े नेता हैं इनके पास, तो लड़ना तो भाजपा से ही है ना, कि हम मैकू से लड़ना है, जो आपकी भाषा है। हाँ, कहते हैं ना मैकू लड़ेंगे क्या है, यहाँ भाजपा से लड़ना है, भाजपा से लड़ना है ना। हाँ। वही भाजपा जो ऊसर जमीन पे कमल खिला के आई है। पैसा कहां से आएगा? कह रहे हैं कि पैसा नहीं है, कह तो रहे हैं पैसा नहीं। और जिसको ये कंफ्यूजन हो कि ममता बनर्जी में 4 मई के बाद उन्होंने आईपैक से कॉन्ट्रैक्ट खत्म किया, उनको ये बता दूं कि ये अप्रैल में खत्म हो चुका है, ठीक है? यानी वहां के चुनाव से जी पहले आईपैक खत्म हो चुका है वहां पे, ठीक है? इन चीजों को देखते हुए जो नोटबंदी के बाद
नोटबंदी के बाद पॉलिटिकल पार्टीज की जो फंडिंग का मसला रुका है, क्योंकि चंदा हमेशा गुप्त रखा गया है। चंदे का मतलब ही गुप्त है। ये चंदा वो वाला नहीं है कि सर्दियों में गरीब को कंबल एक उड़ाया, खिंचाया फोटो 20 ने, तो ये चंदा गुप्त रखा जाता है। तो जब आप कोई काम कर रहे होते हैं, जब आप किसी सिस्टम में होते हैं, आप सरकार होते हैं, आप सत्ता में होते हैं, तो लोग आपके पास आते हैं, उद्योगपति आपके पास आते हैं, बिजनेसमैन आपके पास आते हैं, वो आपको चंदा देते हैं कि हम आपके पक्षधर हैं, हम आपको दे रहे हैं। कौन हिम्मत करेगा? आपके पास ईडी भी है, आपके पास सीबीआई भी है, ये एजेंसीज तो है ना आपके पास। आईपैक जो बंगाल में ममता बनर्जी के चुनाव की रणनीति बना रहा था, जो ब्लूप्रिंट तैयार करके पूरी ड्राइंग बना रहा था, वो तो चुनाव के पहले ही धर लिया गया। कोयला घोटाले में जेल भी भेजा गया वो, ठीक है। वो कोयला घोटाला, वो जो खान है, इसको यूपी से कनेक्ट कर दूं? हाँ करिए। यूपी का चुनाव था 2017 का, ठीक कुछ दिन पहले नोटबंदी लागू हो गई, और विपक्ष ने आरोप लगाया कि अपना पैसा से तब भाजपा वाले धर लिए, हमारा धरा दिए। हाँ ठीक बात है। अपना धर लिए और हमारा धरा दिए। ठीक। फिर आइए 2022 में, 22 में छापा पड़ता है कन्नौज में, और भारतीय जनता पैसा मिलता है। भारतीय जनता पार्टी कहती है इत्र वाले मित्र, मित्र वाले इत्र कहां गए? क्या हुआ उसमें? ऐसे लोगों पे, अखिलेश यादव के सहयोगियों पे छापे पड़ते हैं। हुआ क्या? निजी सहयोग, पैसे को चॉप कर देना भारतीय जनता पार्टी। ये कहां साबित हुआ कि वो अखिलेश यादव का था? अखिलेश यादव का था या नहीं था, हाँ। लेकिन भारतीय जनता प्रचारित कर दिया, प्रचारित किया। और बल्कि कहीं बात तो ये आई थी कि शायद वो भाजपा का ही मिलने वाला था। ये भी एक बात आई थी। देखिए, बहुत सारी चीजें सामाजिक जीवन में आप भी हैं, और सामाजिक जीवन में हम भी हैं। ठीक बात है। कुछ आपको भी पता है, कुछ हमको भी। हाँ ठीक बात है। ठीक बात है। आप ठीक है 10 जगह जाते होंगे तो हमें नहीं पता होगा, लेकिन एक जगह हमें भी पता होगा कि आप कहाँ चाय पीते हैं। ठीक है। तो समाज को भी सब ठीक ठाक पता रहता है कि किसके यहाँ छापा पड़ा, तो वो कौन है। आप हमारे यहाँ तो है नहीं, मैं तो उन कतरनों की बात कर रहा हूँ, उन अखबारों की बात कर रहा हूँ, उन खबरों की बात कर रहा हूँ जिसमें ये बताया गया कि शायद गलती से छापा पड़ गया। ठीक है। वो इत्र वाले जो जिसपे भाजपा लगातार स्कूटर से चलता था। मेरे कहने का मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी अभी, और आप कह रहे हैं कि मेरे पास पैसा ही नहीं है, तो एक तो वो नोटबंदी करके 17 मार देती है, 22 में इत्र वाले मित्र मार देती है, और अब आप कह रहे हैं कि अब मैं 17 से सत्ता से बाहर हूं, तो अब कंगाल हो चुका हूं, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं एजेंसी नहीं रख सकता हूं चुनाव प्रचार के लिए, अब पुराने संगठन पे ही भरोसा करूंगा जिसपे नेताजी यानी मुलायम सिंह यादव जी करते थे, यानी पुरानी शैली में हम चुनाव लड़ेंगे, यानी समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी। तो ऐसे में भैया सत्ता में आना है कि खाली चुनाव लड़ना है, पहली बात। दूसरी बात यह कि किससे लड़ना है? भाजपा से लड़ना है, उसी भाजपा से लड़ना है जिसने पत्थर पे दूब जमा दिया बंगाल में। देखिए, मुझे लगता है 2014 के आसपास ये फैशन आया है जब प्रशांत किशोर एक चुनाव पॉलिटिकल मैनेजमेंट इलेक्शन का करने आ गए। ठीक है। प्रशांत किशोर फिर भाजपा से हटे भी, फिर उन्होंने नीतीश कुमार को बनाया, फिर वो नीतीश कुमार के खिलाफ हो गए। ठीक है। इस बार उन्होंने तमाम और काम किए। तो ये पॉलिटिकल पार्टियां तो चुनाव पहले अपने ही दम पर, अपने ही संगठन के उस पर लड़ती थी। आज एक फैशन आ गया है, और फैशन आया किस लिए है कि अब चुनाव सोशल मीडिया का भी हो गया है भाई। अब कैंपेन ड्रॉ किए जाने लगे। मुझे याद है कि अचानक पान की गुमटियों में इतने बड़े बड़े कटआउट मोदी के, नारा हर हर मोदी, घर घर मोदी फैल गया। लेकिन नारे पहले जब कंपनीज नहीं थी तब भी, मतलब इमरजेंसी के टाइम में खा गई शक्कर पी गई तेल, ये देखो इंदिरा का खेल, और ये नारे। और एक और नारा लगता था तब, दिया था जनसंघ का वो चुनाव चिन्ह कि जनसंघ को वोट दो, हटा पुराना कोड दो, ज्यादा मांगे ठोक दो। ठीक है। ये नारे चला करते थे, तब कांग्रेस की रिजीम हुआ करती थी। आज की तारीख में ये वैसे ही पीआर और मैनेजमेंट हो गया है
जैसे फिल्मों में होता है। एक ट्रेंड है एक ट्रेंड आ गया है कि फला कर रहे हैं तो हम कर कि लें। शायद मुझे इसमें एक घटना याद है। मुझे इसमें एक घटना याद है। गायत्री प्रसाद प्रजापति वो महिला वाले मसले में और खनन को लेकर बवाल शुरू हो चुका था। गायत्री प्रजापति पकड़े जा चुके थे। उनके यहाँ एक सभा थी, उसमें अखिलेश यादव को जाना था। गए वो, लेकिन उस दिन गायत्री प्रजापति को चूंकि पकड़ा जाना था, लिया था, वो सबसे बड़ी खबर थी। तो जो भी कंपनी है, मैं उस कंपनी का नाम भूल गया, उस कंपनी ने समाजवादी पार्टी को यह टिप दिया कि आज आप गुजरात के गधों पर बात कर लीजिए। तो अखिलेश यादव ने गुजरात के गधों पर बयान दे दिया। समझिएगा मेरी बात। अब गुजरात के गधे अपने आप में फेमस चीज है, लेकिन जनता ने उसको मोदी से जोड़ दिया, और जब मोदी से जोड़ा वो सपा के माइनस चला गया, क्योंकि जनता ने कहा कि मतलब हम अपने नेता को इस लेवल पर। सर ऐसा है कि ये जो नॉन पॉलिटिकल लोग हैं, ये जो सलाहकार, यस सलाहकार यही कह रहे हैं, ये जमीन, अब जैसे हम लोगों के पत्रकारिता में ये नहीं एक मिनट, लेट मी कंप्लीट। ये कभी कभी फाउल प्ले हो जाता है, ज्यादातर फाउल प्ले होता है। जैसे अगर फाउल प्ले नहीं होता तो प्रशांत किशोर लड़े तो थे बिहार, खुद जी जाते। जैसे दीपिका इस फिल्म इंडस्ट्री की आज भी सुपरस्टार है, मैं मानता हूं। अकेले दम पर उसकी फिल्में चलती हैं। एसिड अटैक्स पर एक फिल्म बनी, छपाक फिल्म बनी, मतलब क्या पिक्चर होती। लेकिन पीआर एजेंसी ने कहा कि जेएनयू पे जो छात्र धरना दे रहे हैं, बस आपको वहां जाना है और बस कुछ कहना नहीं है। वहां जाके आप चुपचाप खड़े हुए हो, नारेबाजी करेंगे, आपको कुछ नहीं बोलना और निकल जाना है। आप समझ लीजिए कि वो जेएनयू पे गई, वापस आई, ये प्रोपोगेट हुआ और फिल्म बायकॉट हो गई, क्योंकि लेने के देने पड़, क्योंकि जनता उस मानसिकता में आ चुकी थी कि अच्छा ये करोगे आप, नहीं करेंगे, जाइए। जब ममता चुनाव जीती तब कौन सी एजेंसी लेके लड़ी थी? जमीन पे लड़के लड़ी थी। बिल्कुल। नेताजी 3 बार बने मुख्यमंत्री, बिल्कुल। तो कौन सा एजेंसी लेके आए थे? 12 में अखिलेश यादव लड़े थे, कौन एजेंसी लेके आए? कोई एजेंसी नहीं थी, कोई एजेंसी नहीं थी। ये तो फैशन है, तो फैशन से काम नहीं चलेगा, फैशन से काम नहीं चलेगा। और अगर फंड नहीं है और आईपैक नहीं है आपके साथ मुलायम सिंह यादव है, आपके साथ साइकिल है, आपके साथ इस प्रदेश का कंसोलिडेटेड मुस्लिम है, 7% यादव है। आपने जिस तरीके से 2024 में अपने पीडीए फार्मूले की तरह यादव और मुस्लिम प्रेम को भी किनारे करते हुए जो टिकट बांटे और सफलता हासिल की, अगर आप इसी पर चले गए तो किसी भी आईपैक से ज्यादा बड़े हो जाएंगे आप। इस रणनीति को अपनाना होगा, और किसी भी छपाक से बचना होगा, और ममता से आशीर्वाद लेकर आकर यहां पर लगना होगा। अब निकलना पड़ेगा, क्योंकि निकलते वक्त यात्रा के दौरान भी ट्वीट हो सकते हैं, यात्रा के दौरान भी उनके कार्यकर्ता किसी जगह गाड़ी का स्वागत करा के मीडिया को इकट्ठा करके बाइट भी ले सकते हैं। तो वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस और ट्वीट चल रहा है, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी उन पर निशाना साधती है कि आज ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि नहीं आईपैक तो इसलिए कर दिया गया कि फलाना हो गया, नहीं, उन्होंने कहा कि एसी में बैठना, प्रेस करना, ट्वीट करना, यही अखिलेश यादव का रहेगा। हाँ, तो ओम प्रकाश राजभर का क्या है? जहां सत्ता मिलती है तो कभी समाजवादी पार्टी के साथ खड़े होते हैं, तो कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े होते हैं, कभी मुख्तार अंसारी के साथ खड़े होते हैं। ये भी तो बयान दिया जा सकता है, इसमें कौन सी बात है? तो ओम प्रकाश राजभर भी तो यही करते हैं, और करते क्या है भाई? सत्ता तो सबको चाहिए। सत्ता की जलेबी देखकर चाशनी तो सबके मुंह से टपकती है, तो ओम प्रकाश राजभर के भी टपकती है। वो भी तो यही चाहते हैं कि सत्ता मिले, तो कभी अखिलेश के साथ, कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ। तो पियर का चाचा ये बयान न दें कि ट्वीट से चलती है कि नहीं चलती है, वो देख लेंगे, वो 24 में ले आया है सीटें। और भारतीय जनता पार्टी जैसे मेमथ से चुनाव लड़ना है अखिलेश यादव को, उस आदमी के दिमाग में होगा सत्ता उसको पानी है,
चाचा कहाँ बीच में, मतलब बीच में वो काजी बने हुए हैं कि अखिलेश को क्या करना चाहिए क्या करना। चाचा को अपने दिमाग में ये रखना चाहिए कि उनको क्या करना है, क्योंकि अगर, चलिए हाइपोथेटिकल बताते हैं, अगर हाइपोथेटिकली भाजपा थोड़ी सी टिल डाउन होती दिखी तो फिर यही चाचा उसी एसी कूपे में बैठ जाएंगे जहां पे बैठ के अखिलेश यादव ट्वीट कर रहे होंगे। तो कुल मिला के अब अखिलेश यादव को उठना पड़ेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बंगाल चुनाव का सुपर कॉन्फिडेंस लेके जहाज नहीं उतारने जा रही है, टाइटैनिक उतारने जा रही है। और टाइटैनिक जब उतरता है तो फिर उत्तर प्रदेश का ये चुनाव है, बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ निपटाना है, फाइनल है ये। और इस फाइनल में मुकाबला उस ऑस्ट्रेलिया से है जो लगातार 7 जीत करती हुई, उसका अश्वमेघ घोड़ा कौन रोकेगा, ये देखना।